हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जिनको कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड अदर ट्रस्टेड सोर्सेज। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक है वो है वेम्बनाड झील के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात के दौरान इस झील का चर्चा किया था। तो देखते हैं ये क्या है। वेम्बनाड झील यह केरल में स्थित देश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी झील है। आपको याद रखना है, बड़ी तो नहीं, ये सबसे लंबी झील है। 2002 में इस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, यानी कि ये रामसर साइट के अंतर्गत इसको कन्वर्ट किया गया है, यानी कि इसको कवर किया गया है। इसी झील पर प्रत्येक साल अगस्त में बल्लम कल्ली बोट रेस आयोजित की जाती है। तो ये 2-3 बातें आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? वेम्बनाड झील के बारे में। केरल के बारे में आप जानते हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं श्री पिनराई विजयन। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और HDI के मामले में हमारा केरल नंबर 1 पे आता है। तो काफी अच्छी चीजें हैं केरल के बारे में। आपको ये वेम्बनाड झील के बारे में भी याद रख लेना। और एक लेगून झील है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन अलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। एडिशन अलायंस क्या है? एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस नेटवर्क। देखो, आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान जब विश्व के देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस दौरान उन लोगों को कोई समस्या नहीं हुई थी जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। उन्होंने अपनी नौकरियां भी आसानी से की, उनको कोई समस्या, सामान भी आसानी से उन्होंने ऑनलाइन मंगा लिया। बट समस्याएं मुख्य रूप से उन लोगों को फेस करनी पड़ी जिनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास नहीं था, और था भी तो उनको इसके बारे में कुछ ज्यादा खास नॉलेज नहीं थी। तो इसीलिए क्या हुआ है, एडिशन अलायंस बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म है एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क की शुरुआत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की गई है। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आपको जानना है। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल संरचना को बढ़ावा देना, जिससे कि डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया जा सके। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल संरचना को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सके, जिससे कि डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए एडिशन अलायंस बनाया गया। और यह बनाया किसके द्वारा गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आए दिन न्यूजों में, खबरों में रहता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सबसे पहले इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। यह पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में की गई थी। यह अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इसका मुख्यालय कहां पर देखने को मिलेगा आपको? तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत इसका सदस्य नहीं है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यहां से बनाते हैं तो वो लिख देंगे कि भारत इसका सदस्य है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा वो है खबरों में कपिला प्रोग्राम। समझने की कोशिश कीजिएगा, खबरों में कपिला प्रोग्राम क्या है? ये कपिला प्रोग्राम तो जानने की कोशिश करते हैं। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खबरों में रहा कपिला प्रोग्राम क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो हाल में ही शिक्षा मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की है। तो क्या है ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम छू के महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा विकसित की गई हैं और हम चाहते हैं कि इसका अधिकार सिर्फ हमारे पास ही रखे। तो इसको लेकर जो बौद्धिक संपदा जो हमने अपनी बुद्धि से डेवलप की है, उसके अधिकार को संरक्षण देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है कपिला प्रोग्राम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि लोगों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जागरूकता फैले और वो नई नई बौद्धिक चीजों को डेवलप करें, जिससे कि हमारे देश में भी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए कपिला प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अगला हमारा टॉपिक है वो है, ये यहाँ पे मैंने कटआउट लगाया हुआ है जागरण जोश का, देख लीजिए आप। कपिला गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस यहाँ पे रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा नेशनल सेफ्टी काउंसिल।
कई दिनों से काफी ज्यादा न्यूज में है ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल। क्या है ये? हाल ही में एसएन सुब्रमण्यम को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। देखो, नेशनल सेफ्टी काउंसिल मेनली वर्करों के अधिकारों को सुरक्षा देने वाली एक काउंसिल है, और इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर यह सुनिश्चित करना कि वहां पर काम की कंडीशन सही है या नहीं है, वहां पर काम किस प्रकार का हो रहा है, उसके बारे में यह स्टैंडर्ड सुनिश्चित करती है। इसलिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल का हाल में ही एसएन सुब्रमण्यम जी को क्या बनाया गया, इसका सीईओ नियुक्त किया गया। अब देखो, इस संस्था की स्थापना श्रमिक व रोजगार मंत्रालय के तहत 1965 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। और 1860 के सोसाइटी एक्ट में भी यह संस्था रजिस्टर्ड है, ये आपको याद रखना है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। और किसके तहत आती है? तो श्रमिक व रोजगार मंत्रालय के तहत आती है, ये भी आपको याद रखना है, श्रमिक व रोजगार मंत्रालय के तहत आती है। और इसके वर्तमान में मिनिस्टर हैं श्री संतोष गंगवार जी। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने पे। हमारा अगला टॉपिक है वो है जो रूट के बारे में। ये आपको याद रखना है, कहाँ के प्लेयर हैं ये? जो रूट इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अब हाल में ही इन्होंने एक बहुत अच्छा कारनामा किया है, वो क्या है? 100वां टेस्ट खेलते हुए भारत के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यानी कि 100वां टेस्ट खेलते हुए अपने 100वें टेस्ट में इन्होंने दोहरा शतक लगाया, और ऐसा करने वाले 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी उपलब्धि है जो रूट के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है? डेनमार्क सरकार ने हाल में ही 2 एनर्जी आइलैंड बनाने को मंजूरी दी है, यानी कि डेनमार्क की सरकार 2 आइलैंड बनाने जा रही है। ठीक है, और उन आइलैंडों का मुख्य उद्देश्य होगा कि बिजली के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। देखते हैं जरा। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर में 2 एनर्जी आइलैंड बनाए जाएंगे, जिसका मकसद बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में? डेनमार्क के बारे में। यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका एचडीआई हमेशा उच्च स्तर पर रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके बारे में? डेनमार्क के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। क्या है ये? प्रधानमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए व छात्रों को मदद करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को 8वीं कक्षा में 60% मार्क्स लाना या लेना जरूरी होगा, तभी जाकर कोई बच्चा इस योजना का लाभ ले सकता है। तो ये किसकी योजना है? तो ये दिल्ली सरकार की योजना है, जहां के आपको पता है मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के उप गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसके बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय बागवानी मेला। ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय बागवानी मेला। बागवानी का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पर मुख्य रूप से व्यापारिक फसलों को उगाया जाता है। तो बागवानी क्या है? इस मेले का आयोजन 8 से 12 फरवरी तक बेंगलुरु में किया जाएगा, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद दिमाग में रहनी चाहिए। इस साल इस मेले की थीम है हॉर्टिकल्चर। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। यानी कि भारत में हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि फलों व सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसमें थीम भी यही रखी गई है, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। इस मेले का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा किया जा रहा है, इसी वजह से इसकी थीम भी इसी पर आधारित है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बागवानी मेला जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है 8 से 12 फरवरी के बीच में। बेंगलुरु आपको पता है कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री येदियुरप्पा जी। तो ये भी आपको दिमाग में बात रहनी चाहिए। और आपको पता होगा अभी हाल में ही नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया था, जिसमें इनोवेशन के मामले में कर्नाटक उच्च स्तर पर रहा है। और इसके साथ साथ टेस्ला के द्वारा भी, जो इलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा भी पहला अपना जो ऑफिस है वो भी बेंगलुरु में ही खोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बेंगलुरु के बारे में याद रखनी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। ध्यान से सुनना, चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना क्या है? मध्य प्रदेश सरकार देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरुआत कर रही है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? छात्रों को बीमा योजना की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार राज्य के 18 से 35 वर्ष के छात्रों को स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का इसमें लाभ देगी, जिससे कि वो अगर किसी कारणवश समस्या आ जाती है तो वो आसानी से उस समस्या के लिए उनके पास बीमा पहले से होगा, तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। और आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की
जो अभी गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको उत्तर प्रदेश की वास्तविक रूप से वो गवर्नर है, लेकिन मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार इनको दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है MCA 21 वर्जन 3.0। MCA 21 वर्जन 3.0 क्या है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये है इसका फुल फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसे लॉन्च किया है, यानी कि एक तरीके का वर्जन है। और इस वर्जन में क्या किया जाएगा? इस संस्करण का उद्देश्य देश में ई न्यायिक पहल को बढ़ावा देना, ई परामर्श पहल को बढ़ावा देना, इसके अलावा ई शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा MCA 21 वर्जन 3.0 की शुरुआत की गई है। ये आपको याद रखना है। और इस पहल से सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है। आपको याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है भारत सरकार इस पहल से। तो ये आपको याद रखना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा MCA 21 वर्जन 3.0 की शुरुआत की गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समग्र शिक्षा के तहत पोषित विद्यालयों और छात्रावासों के नाम में परिवर्तन। ये छात्रा नहीं है, छात्रावास होगा, ठीक है, छात्रावास के नामों में परिवर्तन किया गया है। तो क्या किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इन विद्यालयों का नाम परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। यानी कि पहले इनका नाम नॉर्मल हुआ करता था, समग्र शिक्षा के तहत पोषित विद्यालय, ऐसे कुछ नाम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी पहल करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इनका नाम कर दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी। और आपको याद होगा हाल ही में इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा अभी वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा से यहां से कोई ना कोई सवाल जरूर बनाया जाए। अगर हमें टाइम मिला तो आगे एक स्पेसिफिक वीडियो के साथ इनके बारे में बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो वो करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि इनके नाम पर जो पोषित विश्वविद्यालय थे उनका नाम इनको बदल के कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिन करंट अफेयर्स को आप जानते हो बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से तैयार किया जाता है। और एक लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, आप वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दें। आपसे पूछा है खबरों में रहा होप सूट्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हाल में ही खोजी गई आकाशगंगा है, कोरोना का नया टीका है, दुनिया की सबसे महंगी फसल है, या भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल है? क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और तो अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है जो कि मैं करंट अफेयर के रूप में आपके सामने लाता हूं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ये पहल चलती रहे। इसके अलावा एक और मैं बताना चाहता हूं, प्रत्येक दिन रात 9 बजे हमारा एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज की जो शुरुआत की गई, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो ट्रेडिशनल जीएस से संबंधित होते हैं। अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आप आज का सेशन को समाप्त करते हैं। आपको अगर ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।